नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 ही खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसी खबर से शुरू करेंगे जो कि इस वक्त इंटरनेशनली इतनी बड़ी खबर नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरे नजदीक बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर ये है जनाब अली के MSNBC जो कि अमेरिकन एक चैनल है, उसने मेहदी हसन जो बहुत मशहूर एंकर है, उनका शो कैंसिल कर दिया है। और मेहदी हसन जो है वो अल जजीरा इंग्लिश से उन्होंने अपने करियर का अरूज देखा, वो अल जजीरा इंग्लिश पर देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अल जजीरा इंग्लिश छोड़ने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर वो जाते रहे हैं। और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी जो डिबेट्स हैं और जो गट्टा फेक इंटरव्यू स्टाइल है वो दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन ये उन 3 एंकर्स में शामिल थे जिनको MSNBC ने फौरी तौर पर ऑफलाइन कर दिया था या ऑफ स्क्रीन कर दिया था, जैसे ही मेहदी हसन जैसे ही ये अरब इजराइल वॉर जो इस वक्त शुरू, हमास इजराइल वॉर जो इस वक्त जारी है वो शुरू हुई थी। तो मेहदी हसन जो है वो उनको पहले ऑफ स्क्रीन किया गया और अब तकरीबन 2 माह के अरसे के बाद आज 30 नवंबर को ये खबरें आ गई हैं कि मेहदी हसन जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर उन्होंने हटा दिया है। और उन्होंने जो होस्ट है एमन मोहिउद्दीन, उनके वीकेंड प्रोग्राम को 2 घंटे का करने का फैसला किया है मेहदी हसन के शो की जगह। अब कहा यह जा रहा है कि जी मेहदी हसन साहब का जो शो है वो इस वजह से चेंज किया गया है या उसको इसलिए हटाया गया है कि मेहदी हसन जो है वो बहुत ज्यादा रेटिंग्स लाने में कामयाब नहीं हुए थे। और उनको पहले भी जो है वो माजी में मुख्तलिफ चैनल पर वो गए हैं, मगर पूरी दुनिया जानती है कि मेहदी हसन को निकाले जाने की वजह जो है वो ये नहीं है, बल्कि उनका एक बहुत ही फर्म स्टांस है इसराइल के हवाले से और हमास के और फलस्तीन के हवाले से और ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से। और उनकी जो स्ट्रेंथ है और वो ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो ईरान या सऊदी अरेबिया में जो ह्यूमन राइट्स की एक्सेसेस कमिट की जाती हैं उनको कभी उन्होंने छुपाने की कोशिश की, बल्कि वो यहाँ तक गए हैं कि ऑक्सफोर्ड में एक डिबेट के दौरान उन्होंने सऊदी अरब पर सैंक्शंस लगाने की जो है वो हिमायत की। और जब उन्होंने इसराइल पर सैंक्शंस लगाने की हिमायत की तो एक खातून जो कि इसराइल की हिमायत में थी, तो उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया था कि आप जो है वो सैंक्शंस, आप सख्त बात करने के आदी हैं और आपको शौक है इसराइल के खिलाफ बात करने का। तो उन्होंने कहा कि मेरा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है और बड़ा साफ है, और मैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मैं सऊदी अरेबिया के अंदर उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की पहले बात कर चुका हूँ, जो कि इसराइल के हवाले से मैंने अभी तक नहीं की, जबकि मैं समझता हूँ कि इसराइल के ऊपर भी पाबंदियां लगनी चाहिए। तो अब मेहदी हसन साहब जो है वो नौकरी से फारिग हो गए क्योंकि उन्होंने ये बात की थी। और इससे मैं समझता हूँ कि मगरिब का चेहरा जो है वो मजीद बेनकाब होता चला जा रहा है। जो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनने की उनकी नाकाम कोशिश हमेशा से रही है, एक तरफ वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहते हैं और अपने आप को कुछ बहुत अजीम चीज बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, मगर अपने पैसे के बलबूते पर अपने आप को ह्यूमन राइट्स की चैंपियंस बनाने में साबित भी होते चले जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ GSP+ स्टेटस जो है वो खत्म कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को खत्म ना किया, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर हमसे ज्यादा शायद पाकिस्तान में कोई भी नहीं बोलता। नया दौर से ज्यादा किसी ने भी बात नहीं की। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन ने इस वक्त किया है, जो अमेरिका ने इस वक्त किया है, जिस तरह से कनाडा ने बिहेव किया है, पाकिस्तान इस हद तक गिरने को तैयार कभी भी नहीं हुआ। चलते अपनी अगली खबर की तरफ। और जनाब अली एलन मस्क जो हैं उन्होंने एंटी सेमिटिज्म का उनके ऊपर इल्जाम लगा है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद ने उनके प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर, जो कि एक्स के नाम से जाना जाता है, उसका बॉयकॉट करने का फैसला किया है। और उनकी जानिब से जो है वो गाली देकर कहा गया है कि जो करना कर लो, एफ योरसेल्फ। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेंसर करके आपको पेश करना चाहूँ जो ताकि आप समझ जाए कि उन्होंने क्या कहा। तो क्या कहा था उन्होंने जिसकी वजह से ये शुरू हुआ। अब लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा एजुकेट करने की भी जरूरत है। कुछ लोग समझ रहे थे कि जो एलन मस्क है वो बड़े ही कोई इसराइल दुश्मन है तो हमारे हामी है। एलन मस्क एक टिपिकल वाइट मेल अमेरिकन मेल है जिनके पास बेइंतहा पैसा है, लिहाजा वो ये समझते हैं कि जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो एंटाइटल्ड है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। और उनके ऊपर जो क्या कहते हैं, ये जो हेट स्पीच और एंटी सेमिटिज्म और इस्लामोफोबिक होने का इल्जाम नहीं लगेगा, ये लगेगा तो वो उसको बेदर कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
वो बहुत पैसे वाले शख्सियत हैं। तो उन्होंने जो है वो ये जब सोचा होगा किसी मौके पर, और उन कई मर्तबा वो इस तरह की बातें करते रहे हैं, बहुत ऑफेंसिव बातें करते रहे हैं। हालिया दिनों में उन्होंने अभी इसराइल का दौरा भी किया है। उन्होंने वापस आकर जो है वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो थ्योरी है जनाब ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी, ये ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है ये मुझे तो लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो कि अब सही साबित हो गई, यानी शायद ये असल सच है। ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या है? ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी ये है कि जो यहूदी और बाएं बाजू के लोग जो हैं वो मास माइग्रेशन को या माइग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं, या प्रो माइग्रेंट लॉज को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग वाइट ममालिक में आ जाएं और इस तरह वाइट जेनोसाइड हो, यानी कि सफेद फार्म लोगों की नस्ल कुशी हो, जिसमें सफेद फार्म लोगों को कत्ल नहीं किया जा रहा बल्कि उनके मुल्कों में गैर सफेद फार्म लोगों को की भरमार कर दी जाए, जिससे सफेद फार्म लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएं, अकलियत में बदल जाए। अच्छा, अब ये बुनियादी तौर पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है, जो कि जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि कितनी माइग्रेशन हो जाएगी या ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरी तो मुमकिन है, मगर पिछले अगर 50-60 साल से इन ममालिक ने, या 70 साल से, जब से इन्होंने हमारे मुल्कों में माइग्रेशन, हमारे मुल्कों की ऑक्यूपेशन खत्म करके खुद अपने मुल्कों में वापस गए हैं, उसके बाद से जब इनकी ये पॉलिसी शुरू हुई है, तो उस वक्त के मुकाबले में अब देख लें तो कितनी को परसेंटेज जो है वो बढ़ गई है। क्या किसी कोई एक मुल्क बताया जा सकता है जहां पर आज 25% किसी गैर मुल्क के बाशिंदे जो हैं वो मौजूद हों, और वो उन रियासतों की जो एथनिक मेकअप है उसको इतनी मुकम्मल तरीके से तब्दील कर सके, या वहां पर वो कब्जे कर चुके हो, या उनकी लॉज में ऐसी तब्दीलियां हो चुकी हो जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने की पोजीशन में आ गए हो। ये एक बेसिकली दिस इज जस्ट शिट, और इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये रेसिस्ट है, और इलॉन मस्क एक रेसिस्ट है। अब उनके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। अच्छा, वो पाबंदियां क्यों लग रही हैं? वो पाबंदियों से मुराद उनका बॉयकॉट हो रहा है एक्स का, कि वो हम एक्स के ऊपर जो है वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे। और एडवर्टाइज कौन नहीं करेंगे? उसमें डिज्नी शामिल है, जो कि इसराइल की हिमायती है। उसके अंदर जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज, जिन्होंने नाम, अच्छा मैं कहीं पर नाम भी लिखे थे, हाँ ये रहे, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी है, एनबीसी यूनिवर्सल, कॉम वो है पेरेंट है, या कॉमकास्ट, यानी कि एनबीसी यूनिवर्सल जो है वो जिसका असल में मालिक उसके जो है वो कॉमकास्ट है, उन सब ने उन्होंने ये फैसला किया कि ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर अब एड्स नहीं दिए जाएंगे। वॉल्ट डिज्नी के नहीं दिए जाएंगे, भी यही कहा है, और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने ये कहा है। और क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि एक तो ये उनकी बात है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, आईबीएम ने भी जो है वो फिर ये फैसला किया कि हम भी नहीं दिया करेंगे। उसके अंदर ये भी एक बात है कि जो ना सपोर्ट, अच्छा अब दो आपको नजर आ गए कि एक तरफ जो है वो इसराइल के सपोर्टर्स हैं, इसराइल जो कि खुद नस्ल कुशी में इस वक्त मुब्तला है, मुसलसल कर रहा है फलस्तीनियों की। इलॉन मस्क हैं जिनके खिलाफ ये जंग जारी है, और इलॉन मस्क जो है वो वाइट रेसिस्ट हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, और उनकी कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके खिलाफ बात की जा रही है। तो वो ये है कि जो एड्स हैं वो अपीयर होते हैं प्रो नाजी कंटेंट में। नाजी क्या है? जर्मनी के जो हिटलर साहब थे, नाजी पार्टी के सरबरा, उन्होंने उनके आइडियोलॉजी की फेवर में जो ट्वीट्स हैं या जो बातें हैं उनकी फेवर में, उनके साथ उनसे उसकी फेवर, उसकी उस जैसी बातें जो लोग कर रहे होते हैं उसके साथ एड्स आ रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कुछ इस तरह से, अगर आप लोग फेमिलियर नहीं है, कि फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर हम जब वीडियोस लगाते हैं तो उसके अंदर अगर हम ऐसी कोई बात करें जिसमें रेसिज्म हो, या कोई ऐसी बात करें जिसमें किसी मखसूस कौम के खिलाफ कोई बात की गई हो, किसी मखसूस जेंडर के खिलाफ कोई बात की गई हो, या पॉलिटिकल कोई ऐसी बात हो जो बहुत ग्रूसम हो, तो एडवर्टाइजर्स जो है वो नहीं चाहते कि हमारे कंटेंट जो है ना वो इस तरह के कंटेंट के साथ वायलेंस हो, उस कंटेंट के अंदर न्यूडिटी हो, गालियां हो, तो उस तरह के कंटेंट के साथ हम अपने एड्स को नहीं चलना चाहते, हम नहीं चाहते कि उनके साथ हमारे एड्स एसोसिएटेड हो। तो वो फिर उस एड को यूट्यूब हमें खुद बता देता है कि जी आपकी मोनेटाइजेशन हम बंद नहीं करें, लेकिन इस वीडियो की मोनेटाइजेशन हम जो है वो लिमिट कर रहे हैं
कि ऐसे लोग जिनको कोई मसला नहीं है उनके तो यहाँ पर एड्स चलते रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों के नहीं चलेंगे। लेकिन ट्विटर या एक्स इस किस्म की कोई ऑप्शन नहीं देता। जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फायर भी किया है। और एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप ये लोगों को फायर कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में आपने लोगों को फायर कर दी है, तो आप कैसे ट्विटर को जो है वो रन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ आई है कि अगर आप इतना ज्यादा स्पीच को पुलिस ना कर रहे हो, सेंसर ना कर रहे हो, तो आपको इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। मगर अब नजर ये आ रहा है कि लोग जो हैं उनको पुलिसिंग की जरूरत है, सेंसरशिप की जरूरत है, क्योंकि इस किस्म का कंटेंट जो है वो फ्लैग नहीं हो रहा, और वो क्योंकि फ्लैग नहीं हो रहा तो उसके ऊपर एड्स चल रहे हैं। और अब एडवर्टाइजर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इन पर एड्स नहीं देंगे, और इलॉन मस्क जो है वो ये तैयार है कि ठीक है, अगर इसकी वजह से एक्स बंद करना पड़ता है तो बंद हो जाएगा। और पब्लिक जो है यानी अवाम, वो जज हैं, वो मुंसिफ हैं, और अगर वो बंद करना चाहते हैं। अच्छा, ये प्रो नाजी कंटेंट जो है वो कौन बनाता है, मैं वो भी बता दूं आपको। एक तो प्रो नाजी लोग जो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के अंदर मौजूद हैं ही सफेद फार्म, लेकिन दूसरी तरफ वो मुस्लिम शहरी या मुस्लिम अफराद, मुस्लिम ममालिक में रहने वाले जो कि इस वक्त इसराइल से बड़े नाला हैं, जाहिर सी बात है, दुरुस्त नाला है, हम भी हैं, वो उनके भी ख्याल जो होंगे। अच्छा, आपको पता चला कि अब जब आप पता चला कि जर्मनी क्यों ऐसा करा था, हिटलर क्यों ऐसा करा था, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी की है। और ये मकबूल जान साहब ने हिटलर की हिमायत में एक बड़ा लंबा कॉलम लिखा था, उसका मैंने जवाब लिखा था, उसको वीडियो के फॉर्म में भी हम लेकर आए थे, इसको हम वीलॉग के फॉर्म में भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो वो जो वीडियो है उसके अंदर हमने बताया कि हिटलर जो है वो एक रेसिस्ट था, और जो लोग उस रेसिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स हैं कि यहूदियों को कत्लेआम कर देना चाहिए, वो लोग भी रेसिस्ट हैं, और वो यहूदियों का कत्लेआम कर रहे हो तो वो कोई उन यहूदियों से मुख्तलिफ नहीं है जो अरबों का इस बुनियाद पर कत्लेआम कर रहे हैं कि अरबों को खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ खासतौर पर अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को, जो कि बहुत यहूदी दुश्मनी में हिटलर की हिमायत करते हैं, कि हिटलर को ज्यादा बेहतर पता था या हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिन्होंने फलस्तीन पर कब्जा करने के बाद, मुसलमानों का इक़्तिदार कायम होने के बाद 80 यहूदी फैमिलीज को, जिनको क्रिश्चियंस ने निकाल बाहर किया था, उन्होंने अपने एक जनरल को कहा कि आप ढूंढ कर लाएं, और ढूंढ कर लाकर उनको यहाँ पर आबाद करें। और वो दीवारे गिरिया पर गए, और वहां पर जो मसीही जो मरान थे, उन्होंने वहां पर कूड़ा फेंका हुआ था, तो उन्होंने उठाकर साफ करना शुरू कर दिया। और फिर जो मुस्लिम फौज थी वो हजरत उमर को देखकर उसको साफ करने लग गई, और उन्होंने वहां पर कहा कि ये यहूदियों की इबादत की जगह है, इसके साथ ये जुल्म नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने उस जगह को साफ किया, उन यहूदियों को वहां पर लाकर बसाया। हुकूमत बेशक मुसलमानों की थी, लेकिन यहूदियों को, मसीहियों को और मुसलमानों को अपने अपने मुकद्दस मकामात के पर जाकर उनकी ज़ियारत करने की और उनके ऊपर अब इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी थी। ये है इस्लाम और इस्लाम के खलीफा के का अमल और उनका नजरिया, और एक है हिटलर का नजरिया। तो आप फैसला कीजिए कि आपके नजदीक हजरत उमर से बेहतर है अगर हिटलर, तो ठीक है, मुसलमान हुक्मरानों से बेहतर अगर आपको वो लगे तो मर्जी आपकी, मैं कोई ज्यादा लंबी बहस नहीं करनी चाहिए इस पर। फाइनली हम पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी आ जाते हैं कि फैसलाबाद धरने के हवाले से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन कायम किया था, और उस कमीशन को ये कहा था कि आप जाएं और जाकर जरा सब लोगों से इंटरव्यू करें जो उसके अंदर बहुत सारे लोग थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि मुकम्मल तौर पर इस बात पर कन्विंस्ड हैं, आज तक भी कन्विंस्ड है, मेरा ख्याल है कि ये जो धरना था ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराने की एक कोशिश थी, साजिश थी, या किसी भी तरह से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक पॉलिटिकल एक साजिश थी। हुकूमत गिराना है या नहीं गिराना तो चले एक अलग बात है। आज उन्होंने कहा है कि जो भी फैसले हुए वो मैंने किए थे, मैं उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं हुकूमत का सरबराह था, और जहां पर भी फैसले हो रहे थे वो सब मेरे कहने पर हो रहे थे। एहसन इकबाल साहब भी वहां पर गए थे, उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि फैजाबाद धरने में ISI जो है वो मुलविस थी। उन्होंने कहा जो भी फैसले लिए गए थे वो हुकूमत थी, मैं उस हुकूमत में वजीर दाखिला था, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां पर जो भी फैसले हो रहे थे उसमें आर्मी की क़यादत भी मौजूद थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मौजूद थी, और हमने ही उनको कहा था, फैज हमीद साहब को, हमारे इख्तलाफ था इस बात पर कि उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जब हमें ये कहा कि जी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर जो फैजाबाद धरने के अंदर जो TLP के लोग हैं वो वापस नहीं जाएंगे, तो फिर उस पर हमने कहा कि ठीक है आप चले जाएं, तो वो ऑर्डर हमारा ही था। और जहां तक साजिश की बात है तो उन्होंने कहा कि वाकयात जो है वो इस बात की शवाहिद देते हैं कि साजिश हो रही थी,
لیکن کم از کم میں جو ہے وہ کوئی ایکسکلوسیولی ایویڈنس، کوئی ایسی ایویڈنس جو کہ وداؤٹ دا شیڈو آف ڈاؤٹ یہ پروف کر دے کہ اس میں آئی ایس آئی ملوث تھی یا کوئی اور انٹیلیجنس ایجنسی ملوث تھی، یا کوئی میرے پاس ایسی رپورٹ آئی ہو جس کے جو یہ بتاتی ہو، ایسا کچھ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے. لہٰذا جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ فیض آباد کمیشن جو ہے اس کے دو انتہائی اہم جو تھے گواہان، شاہد خاقان عباسی جو کہ پرائم منسٹر تھے اور احسن اقبال جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے، ان دونوں نے کہہ دیا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، ساڈے تے پا دیو انہاں دینا پانا. تو بہت اچھی بات ہے، مگر کیا اس سے بچ جائے گی جنرل فیض؟ میرا ماننا ہے کہ وہ ویسے بھی بچ جاتے، یہ کہہ بھی دیتے کہ وہ انہوں نے کیا تھا سب کچھ، تو وہ پھر بھی بچ جاتے، مگر انہوں نے کہا ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ بچ جائیں گے، ورنہ انہوں نے نہیں تھا بچنا. تو یہ ہمارا تھا آج کا شو. علی وارسی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.